उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनावों से संबंधित आरक्षण के विषय पर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत चुनाव की तरह ही नगर निगम के चुनाव पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा। इसके बारे में मशहूर अधिवक्ता सुरेंद्र गुप्ता बताएंगे कि आखिर वाकई में किन चीज़ों पर फोकस हो रहा है और किन बातों पर हो सकता है। बड़ी खबर है, इसको आपको जानना आपके हित और उपयोग में है। आइए देखिए सुरेंद्र गुप्ता ने क्या बताया है पूरा प्रकरण में। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनावों से संबंधित आरक्षण के विषय पर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका विचाराधीन है। इसके बहुत गंभीर परिणाम निकलने वाले हैं, लेकिन आम जनमानस को अभी यही पता नहीं लग पा रहा है कि आखिरकार वो बिंदु कौन से हैं जिनके कारण उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है। यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है कि ओबीसी को उसका उचित आरक्षण प्रदान किया जा सके। इसके लिए हमको भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों को अवलोकित करना होगा। दो परिस्थिति एकदम साफ है। एक परिस्थिति जो नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। दूसरी परिस्थिति जो स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित है। स्थानीय निकायों के चुनाव की परिस्थिति एक अलग है और नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की परिस्थिति एक अलग है। संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 के अंतर्गत सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए सोशली बैकवर्ड एवं एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए सरकार आरक्षण दे सकती है, यह प्रावधान दिया गया है। यह मुख्य बात यह है कि शब्द इस्तेमाल किया गया है सोशली बैकवर्ड एवं एजुकेशनली बैकवर्ड। सन 1992 में भारत के संविधान में संशोधन 73वां व 74वां जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि सरकार प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनावों में बैकवर्ड समाज के लोगों को आरक्षण दे सकती है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि सोशली एवं एजुकेशनली बैकवर्ड जैसा शब्द नहीं जोड़ा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए बैकवर्ड किसको माना जाए। इस संबंध में 2010 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का निर्णय आया, जिस पर उन्होंने कहा कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित विषय है, इसमें सोशली एवं एजुकेशनली शब्द नहीं जोड़ा गया है। इसका मतलब ही यह है कि चुनाव लड़ना, चुनाव में भाग लेना, चुनाव की व्यवस्था करना, ये सब राजनीतिक विषय है। इसलिए इसको पॉलिटिकली बैकवर्ड जैसा शब्द के रूप में समझा जाना चाहिए। पॉलिटिकली बैकवर्ड किसको कहा जाए, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम हो अथवा जीरो हो, उनको पॉलिटिकली बैकवर्ड कहा जाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठा कि पॉलिटिकली बैकवर्ड को निर्णित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए समाज का कौन सा वर्ग पॉलिटिकली बैकवर्ड में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इसका क्या क्राइटेरिया हो, क्या सिस्टम बनाया जाए। इस पर 2019 में देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने विषय पुनः पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 3 टेस्ट इंक्वायरी। 3 टेस्ट इंक्वायरी के लिए नंबर 1 उन्होंने कहा कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए जो इस विषय पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दे और कुछ रिकमेंडेशन करे। नंबर 2 सरकार उन पर विचार करे और ये तय करे कि जो पॉलिटिकली बैकवर्ड समाज है उसको कितने परसेंटेज आरक्षण देना है। नंबर 3 टोटल आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन सारे विषय पर उच्च न्यायालय के सामने ये सब विषय विचाराधीन है। मुझे लगता है कि संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा निर्णय आने के बाद, लेकिन संपूर्ण परिस्थिति माननीय उच्च न्यायालय और यदि कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसके निर्णय पर निर्भर करेगी। इसमें क्या पॉलिटिकली बैकवर्ड शब्द जोड़ा गया?
इसका प्रभाव पड़ेगा? पॉलिटिकली बैकवर्ड शब्द सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या के रूप में दिया गया है। निश्चित रूप से इसका इतना गंभीर प्रभाव पड़ सकता है कि कुछ जातियां जिनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में है, जो आज बैकवर्ड मानी जाती हैं, वो कई जनरल की कैटेगरी हो जाए केवल स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए। और जो जातियां जनरल में आती हैं उनमें से कुछ जातियां बैकवर्ड के रूप में मानी जाएं क्योंकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है अथवा काफ़ी कम है, केवल स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए।